अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के जनरल जो है वो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स को बेटा प्रिपेयर करने के जो मेथड्स हैं उनमें एक तो है फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स। प्राइमरी अल्कोहल्स बेटा जो होते हैं ये ऑक्सीडाइज होने पे कन्वर्ट होते हैं रेस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड्स। मिसाल के तौर पे हमारे पास अगर एथानॉल है बेटा, एथानॉल ऑक्सीडाइज होती है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे मिसाल के तौर पे अगर हम पोटाशियम डाइक्रोमेट का एसिडिफाइड सॉल्यूशन यूज़ करें, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं इसमें, तो ये पहले मरहले में एल्डिहाइड बनेगी। मसलन ये इथानॉल है, इथानॉल पहले मरहले में बेटा इथानल बनती है और सेम कंडीशंस में ये एसिटिक एसिड या इथानोइक एसिड बन जाता है। अगर हम इथानल को फौरी तौर पर वहाँ से आइसोलेट नहीं करेंगे तो ये इथानोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटिक एसिड बन जाएगा। तो एक तरीकाकार तो ये कि हम प्राइमरी अल्कोहल्स को जब ऑक्सीडाइज करते हैं तो वो रेस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद दूसरा है हमारे पास अगर स्टार्टिंग मटेरियल एल्डिहाइड्स हों, फ्रॉम एल्डिहाइड्स। अगर बेटा हमारा स्टार्टिंग मटेरियल एल्डिहाइड्स हैं तो एल्डिहाइड्स भी कन्वर्ट हो जाते हैं रेस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। ये चीज़ हमने चैप्टर 12 में भी पढ़ी है कि एल्डिहाइड्स में जो CHO ग्रुप होता है ये अपॉन ऑक्सीडेशन विद इवन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटाशियम डाइक्रोमेट भी यूज़ किया जा सकता है, एक्वस सॉल्यूशन जिसमें हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं, एटॉमिक ऑक्सीजन बनती है और ये CHO ग्रुप को COOH ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। ये एसिटिक एसिड बन गया है। ठीक है जनाब, इथानल इथानोइक एसिड में कन्वर्ट हुई है। तो अगर हमारा स्टार्टिंग मटेरियल बेटा एल्डिहाइड्स हैं तो एल्डिहाइड्स से भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हमारा स्टार्टिंग मटेरियल अल्काइल नाइट्राइल्स हो, फ्रॉम अल्काइल नाइट्राइल्स। अल्काइल नाइट्राइल्स बेटा जो होते हैं ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन चेन के साथ सायानो ग्रुप होता है। अल्काइल नाइट्राइल्स बेटा अपॉन एसिड हाइड्रोलिसिस, ठीक है, इसका मैकेनिज़्म हमारे लेवल पे नहीं है इस रिएक्शन का। इसमें बेटा C∼N पहले मरहले में अमाइड ग्रुप में कन्वर्ट होता है और फिर दूसरे मरहले में ये कार्बोक्सिल ग्रुप बन जाता है, साथ अमोनिया बनती है। तो सायानो ग्रुप जो होता है C∼N ग्रुप होता है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है अल्टीमेटली। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास इथेन नाइट्राइल हो तो इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस से पहले इस कंपाउंड को बोलते हैं एसिटामाइड, एसिटामाइड बनता है और फिर एसिटामाइड जो है वो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अल्काइल नाइट्राइल्स बेटा बनाए जा सकते हैं किसी अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अगर करवाएंगे पोटाशियम सायानाइड से तो सायानो ग्रुप उस हैलोजन को वहाँ से रिप्लेस कर लेता है और हमारे पास
अल्काइल नाइट्राइल बनते हैं। अल्काइल नाइट्राइल कंटेन 1 कार्बन एटम मोर देन पेरेंट अल्काइल हैलाइड, क्योंकि अल्काइल हैलाइड में ये कार्बन चेन है, इसके आगे क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, तो नाइट्राइल में कार्बन चेन के आगे एक और कार्बन सायनो ग्रुप कार्बन होती है, तो एक कार्बन का इजाफा हो जाता है। उसके बाद बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड्स को तैयार किया जा सकता है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट्स, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ग्रिग्नार्ड रीजेंट से भी तैयार किया जा सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स को। ग्रिग्नार्ड रीजेंट का बेटा रिएक्शन करवाते हैं, RMgX का रिएक्शन करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, तो ये R जो होता है इसके साथ COOH ग्रुप का इजाफा हो जाता है और साथ हमारे पास ये प्रोडक्ट बनती है। ये बेटा 2 स्टेप रिएक्शन है। इस रिएक्शन में हम एक टिपिकल एग्जांपल के साथ अगर चलें तो फर्स्ट करें मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, ऊपर तो जनरल अल्काइल हैलाइड दिया हुआ है ना, इसमें बेटा मिथाइल ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज होता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है, C डबल बॉन्ड O और O, ये कार्बन पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ये नेगेटिव कार्बन इस पॉजिटिव कार्बन को हिट करती है एज ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है, CH3 का बॉन्ड बनेगा कार्बन से। इस कार्बन के 2 ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड है, इनमें से एक के साथ तो डबल बॉन्ड इसका एज सच रहेगा, जबकि जब इधर से इलेक्ट्रॉन आते हैं और कार्बन एक नया बॉन्ड बनाती है तो बेटा इन 4 में से एक बॉन्ड ख़त्म होगा। हम इस बॉन्ड को फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये जो कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाते हैं और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये इस तरह से चीज़ बनेगी। ये जो MgBr है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा, ये एक एडक्ट बन जाएगा, एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगी, ये चीज़ बनती है। दूसरे मरहले में इसकी हाइड्रोलिसिस होती है, जिसे हम केमिस्ट्री में अपॉन वर्कअप भी बोलते हैं बेटा, अपॉन वर्कअप और अपॉन एसिड हाइड्रोलिसिस। ये पानी का मॉलिक्यूल है, लेट्स सपोज ये ब्रेक होगा, पानी का ये जो H है ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, तो ये CH3 C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा और इस मैग्नीशियम के साथ OH मिल जाएगा, तो MgBr के साथ OH अटैच हो जाता है, ठीक है। अब बेटा इस रिएक्शन में एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात उसने आपको ये बताई है कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट बेटा क्योंकि हाईली रिएक्टिव होते हैं तो इनको ईथर में रखा जाता है, ठीक है, और ये ड्राई ईथर होगा। ड्राई ईथर से मुराद ये है कि उसमें मॉइस्चर भी नहीं होगा। ईथर में 1.2% वाटर को सॉल्युबल करने की सलाहियत होती है। ईथर कुछ ना कुछ अपने अंदर पानी डिज़ोल्व कर लेता है, तो अगर पानी होगा तो बेटा वो पानी इसको डिकम्पोज कर देगा ग्रिग्नार्ड रीजेंट को। ये हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट की केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। यहाँ पे सिंपली बस आप ये ज़हन में रखें, ईथर और ड्राई ईथर, मॉइस्चर नहीं होगा। मतलब अगर डाईथाइल ईथर जो कि एक लिक्विड है, अगर उसमें मॉइस्चर नहीं होगा तो हम उसे ड्राई ईथर कहेंगे। ड्राई का ये मतलब नहीं कि पाउडर फॉर्म में हो, ड्राई का मतलब है कि उसमें मॉइस्चर नहीं होगा, तो ड्राई ईथर में ये होगा। अब 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक ये कि अगर ग्रिग्नार्ड रीजेंट के एथीरियल सॉल्यूशन में आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला दें तब भी रिएक्शन हो जाएगा। अच्छा, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में हो और उसे क्रश करके, जिसको ड्राई आइस बोलते हैं, ड्राई आइस हो और उसमें ग्रिग्नार्ड रीजेंट मिलाएं, ठीक है, तो तब भी रिएक्शन हो जाएगा। यानी इतने रिएक्टिव होते हैं कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में भी होगी उससे रिएक्ट कर जाएंगे, लेकिन उसे क्रश कर लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद कार्बोक्सिलिक इसको तैयार किया जा सकता है फ्रॉम एस्टर्स, एस्टर्स से भी तैयार किया जाता है, फ्रॉम एस्टर्स। एस्टर्स बेटा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनका फार्मूला COOR होता है। एक R पे हम प्राइम लगा देते हैं क्योंकि ये लाजम नहीं कि दोनों तरफ वाली कार्बन चेन सेम हो, सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है।
एस्टर्स की हाइड्रोलिसिस होती है और उस हाइड्रोलिसिस के नतीजे में भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं। फ़र्ज़ करें कि एक जनरली कोई एस्टर है, इस एस्टर का रिएक्शन बेटा हम बेस हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। तो पहले मरहले में ये साल्ट बनेगा, सोडियम साल्ट, और साथ एक अल्कोहल बन जाएगी, ठीक है। और दूसरे मरहले में ये जो साल्ट बनता है, इस साल्ट का एसिड से ट्रीटमेंट करें तो ये एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा और साथ NaCl बन गया। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर CH3C डबल बॉन्ड OC2H5 हो, दिस इज़ इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट इज़ एन एस्टर। अगर इसका रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाएं तो पहले मरहले में सोडियम एसीटेट बनेगा, साथ एथानॉल बन जाएगी, इथाइल अल्कोहल बन जाएगी, और साथ सोडियम एसीटेट की फिर हम एसिड से ट्रीटमेंट करेंगे HCl से, तो ये एसिटिक एसिड बन जाएगा और साथ सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है जी। और आखिरी मेथड है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन्स। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन्स की बेटा ऑक्सीडेटिव क्लीवेज के नतीजे में भी जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं। यहाँ पर अल्कीन्स की ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कैसे होगी? एग्ज़ाम्पल हमने ली है 2-ब्यूटीन से। 2-ब्यूटीन है बेटा, अगर इसका रिएक्शन पोटाशियम पर मैग्नेट के कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन से करवाएं, अल्कलाइन सॉल्यूशन कंसनट्रेटेड KMnO4 का बनाएं और हॉट एंड कंसनट्रेटेड हाई टेम्परेचर पर। तो बेटा चैप्टर 8 में जब हमने अल्कीन्स में इसे पढ़ा था, तो अगर ये डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, इसे बायर्स रीजेंट कहते हैं, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा और 2 OH लगते हैं, ग्लाइकोल बनता है। लेकिन अगर हॉट एंड कंसनट्रेटेड KMnO4 होगा तो बेटा ये मॉलिक्यूल यहाँ से टूट जाएगा, बॉन्ड क्लीव हो जाता है, और बॉन्ड क्लीवेज के नतीजे में ये दोनों कार्बन COOH ग्रुप बनेंगे, तो ये CH3COOH CH3COOH, तो 2 मॉलिक्यूल बनेंगे एसिटिक एसिड के, ठीक है। यहाँ पे बेटा एक चीज़ इंपॉर्टेंट जहन में रखनी है कि अपनी मर्ज़ी से कोई दूसरी अल्कीन सेलेक्ट करके तो फिर आपको ध्यान होना चाहिए कि आपने प्रोडक्ट क्या बनानी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप प्रोपीन सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये CH ग्रुप जो होता है ये तो कार्बोक्सिल ग्रुप बनेगा, लेकिन जो CH2 है बेटा ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, तो ये बनेगा CH3COOH एसिटिक एसिड बनेगा और ये CO2 बन जाएगा। और इसी तरह अगर आप आइसोब्यूटीन सेलेक्ट कर लेते हैं, तो आइसोब्यूटीन में ये CH2 जब ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ये CH2 तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, लेकिन बेटा ये मॉलिक्यूल कीटोन बन जाएगा। ये कार्बन है, इसका डबल बॉन्ड O बन जाएगा, और इसके एक तरफ भी CH3 दूसरे भी ये एसीटोन बन जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ज़रूर हो जाती है, लेकिन जिन अल्कीन्स की ऑक्सीडेटिव क्लीवेज में सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, उनमें बेटा डबल बॉन्ड के दोनों तरफ वाली कार्बन CH ग्रुप होना चाहिए, क्योंकि अगर CH2 ग्रुप होगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, और अगर C होगा तो वो कीटोन बनेगा। फिर अगर कीटोन की फर्दर ऑक्सीडेशन हो तो ये बॉन्ड भी टूट के तो ये एसिटिक एसिड रह जाएगा और ये फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। तो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन से भी जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन बेटा इंपॉर्टेंट मेथड क्या है? एक प्राइमरी अल्कोहल से बनाया जा सकता है, इसे एल्डिहाइड से बनाया जा सकता है, ग्रिग्ना रिजेंट से बनाया जा सकता है, अल्काइल नाइट्राइल से बनाया जा सकता है, एस्टर्स की हाइड्रोलिसिस से बनाया जा सकता है, और ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन से कार्बोक्सिलिक एसिड्स को तैयार किया जा सकता है। उसके बाद बेटा इनकी चंद एक इम्पॉर्टेंट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हम देख लेते हैं। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ यानी तबई खुसूसियात से मुराद बेटा वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनका ताल्लुक़ किसी केमिकल रिएक्टिविटी से नहीं होता। इसमें उनकी फ़िज़िकल स्टेट आ जाती है कि उनकी तबई हालत क्या है, वेदर दे एग्जिस्ट इन लिक्विड, गैस और सॉलिड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। याद रखना बेटा
फिजिकल स्टेट से मुराद किसी सब्सटेंस की वो स्टेट होती है विच एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। H2O गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, लेकिन और सॉलिड भी हो सकता है, बट इट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो हम H2O को लिक्विड गिनते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड भी हो सकती है, गैस भी, लिक्विड भी, बट इट इज़ गैस एट रूम टेम्परेचर। तो जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो हम कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ गैस। ऑक्सीजन के क्रिस्टल्स भी बनाए जा सकते हैं, लिक्विड भी बनाई जा सकती है ऑक्सीजन, बट इट इज़ गैस एट रूम टेम्परेचर। तो फिज़िकल स्टेट जो होती है, इसके अलावा टेस्ट, कलर, ऑर्डर, ठीक है, सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन एट्सेट्रा, ये काफ़ी सारी बेटा जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स वगैरह, ये सारे के सारे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो फिज़िकल स्टेट में जो इसे हमने बेटा देखना है वो इनकी स्मेल के हवाले से, ऑर्डर के हवाले से। बेटा फर्स्ट 3 मेंबर्स जो हैं, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड, इनकी बेटा पंजेंट स्मेल होती है। दे हैव पंजेंट स्मेल। पंजेंट स्मेल चुभने वाली, यानी अगर हम इनहेल स्मेल करेंगे तो नाक में चुभन होती है। जबकि जो दूसरे मेंबर्स होते हैं बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के, दे हैव अनप्लेजेंट स्मेल, बदबूदार होते हैं, ठीक है ना। बदबूदार होना एक और चीज़ है, पंजेंट स्मेल होना और चीज़ है। पंजेंट स्मेल का मतलब जो नाक में चुभे। तो इसके अलावा इनके लोअर मेंबर्स की फ़िज़िकल स्टेट जो होती है, लोअर मेंबर्स जो हैं दे आर लिक्विड्स, और हायर मेंबर्स जो होते हैं इनके दे आर सॉलिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड की रूम टेम्परेचर पे कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड गैस नहीं है। स्मॉल मेंबर लिक्विड होते हैं और विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट इनकी फिज़िकल स्टेट जो होती है रूम टेम्परेचर पर वो सॉलिड होना शुरू हो जाती है। उसके बाद इनकी दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, पहली तो हमने स्मेल डिस्कस कर ली है ऑर्डर के हिसाब से। दूसरी इनकी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के एतबार से बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड के जो लोअर मेंबर्स होते हैं, लोअर मेंबर्स आर वाटर सॉल्युबल। लोअर मेंबर वाटर सॉल्युबल होते हैं, लेकिन हायर मेंबर्स जो होते हैं वाटर इनसॉल्युबल हो जाते हैं, क्योंकि जिस वक्त कार्बन का ग्रुप, अल्काइल ग्रुप इंक्रीज़ होता है तो बेटा अल्काइल ग्रुप क्योंकि हाइड्रोफोबिक ग्रुप होता है तो ये इंक्रीज़ होगा, तो इसकी वाटर सॉल्युबिलिटी कम होना शुरू हो जाती है। हायर मेंबर जो होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी पानी में नहीं होती, बहुत कम होती है। और लोअर मेंबर अलबत्ता फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड जो है ये पानी में आसानी से हल हो जाते हैं। उसके बाद आ जाती है इनकी बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट्स के एतबार से बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट्स एज़ कंपेयर टू देयर कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स। और इनकी वजह क्या होती है? स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इनके दरमियान, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। ठीक है, इनकी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा इतनी स्ट्रांग होती है कि अगर हम नॉन एक्वस सोल्यूशन में या नॉन पोलर सोल्यूशन में अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट निकालें, फॉर एग्जांपल बेंजीन में डिज़ोल्व करके अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाला जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट उसके ओरिजिनल वेट से डबल आता है। ठीक है, उसकी वजह ये होती है कि इनकी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी होने की वजह से ये साइक्लिक डाइमर की सूरत में एग्जिस्ट करते हैं। ये फ़र्ज़ करें मैं आपके सामने एक कार्बोक्सिलिक एसिड ड्रा करता हूँ, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन, ये इसका OH ग्रुप, ये अल्काइल ग्रुप। दूसरा ये कार्बन, इसका OH ऊपर को शो कर लें और O नीचे को शो कर लें, तो इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान इस ऑक्सीजन ये साइक्लिक डाइमर होता है, 6 मेंबर्ड रिंग बनेगा, 6 मेंबर्ड रिंग होता है। ठीक होगी बात। तो अगर इनका जो है मॉलिक्यूलर वेट
कैलकुलेट किया जाए इन नॉन पोलर सोल्यूशन तो इट इज़ ट्वाइस ऑफ ओरिजिनल मॉलिक्यूलर वेट विच इंडिकेट दैट दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ अ डाइमर। दो का कम्बिनेशन डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ताकि जो इसे जो इंडिकेट कर रहा है कि ये डाइमेरिक फॉर्म है, जो कि इंडिकेट करता है कि इनकी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग है। उसके बाद इनमें एक थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ बेटा आ जाती है, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट के एतबार से बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट अनडाउटेडली ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता है, लेकिन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम वाले का मेल्टिंग पॉइंट ऑड नंबर वाले अपने एक से ज़्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट में बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड में थोड़ा सा इरेगुलर मेल्टिंग पॉइंट में रेगुलरिटी नज़र आती है, इरेगुलर ट्रेंड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल C4 वाला कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 6 डिग्री है, जबकि C5 वाला हालांकि उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट -36 डिग्री है। ठीक होगी बात। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि C4 वाले का अगर देखा जाए मेल्टिंग पॉइंट या ये जो मेल्टिंग पॉइंट है ये C2 एसिटिक एसिड से भी कम है। अब इसकी एक छोटी सी लॉजिक यहाँ पे समझ लें, क्योंकि इतनी डिटेल में ये बात यहाँ पे नहीं है बेटा। इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर क्लोज पैकिंग, बिकॉज ऑफ क्लोज पैकिंग। जो इवन नंबर वाले होते हैं उनका क्लोज पैकिंग अच्छी हो जाने की वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा अच्छा होता है। याद रखिएगा, लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट का दारोमदार सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर होता है, जबकि सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट का दारोमदार इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ साथ क्लोज पैकिंग पर भी होता है। ठीक है। अगर ऑड नंबर वाले जो हैं वो एक दूसरे में सही तरह से जिस वक्त टेंगल्ड या एक दूसरे के सही नज़दीक नहीं आएंगे तो बेटा उनकी क्लोज पैकिंग अच्छी ना होने की वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, जबकि इवन नंबर वालों की क्लोज पैकिंग अच्छी हो जाने की वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। सो कार्बोक्सिलिक एसिड में ये आमतौर पर देखा जाता है कि इवन नंबर वाला जो मेंबर है उसका मेल्टिंग पॉइंट अपने से एक ज़्यादा ऑड वाले से ज़्यादा होता है, जो कि एक रूटीन ट्रेंड से हट के है, क्योंकि जो मालिक्यूलर वेट बढ़ता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होता है। ये बेटा चांदे की इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी थी। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में ये जो प्रॉपर्टी है डाइमेरिक फॉर्म वाली, बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी कई दफ़ा पूछ ली जाती है, इसका आपने ध्यान से देखना है कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया जाए, ठीक है, तो उस सोल्यूशन में से अगर इसकी आपने याद होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में हम सोल्यूशन की मदद से वेपर प्रेशर से या उसके फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वगैरह से हम मॉलिक्यूलर वेट सोल्यूट का मालूम कर सकते हैं। तो अगर इस सोल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट निकाला जाए एक नॉन पोलर सॉल्वेंट में तो इसका मॉलिक्यूलर वेट अपने ओरिजिनल वेट से डबल आएगा। ठीक है, जिसका मतलब ये है कि नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये डाइमेरिक फॉर्म में रहते हैं, यानी इनकी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि ये जोड़ा जोड़ा बन के डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक होगी बात। बाकी बेटा इनको पढ़ें, याद करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को फिर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसे देखें, याद करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।